दोस्तों, आज हम डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक जो लगभग सभी एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको रैपिड फास्ट तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। एवरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो शॉर्ट सीरीज के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है वो है इम्यून सिस्टम, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं आपको अभी बोलो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। तो आपको मैं कह रहा हूँ इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, जनरली ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, नेचुरल क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, इननेट क्या है, एक्वायर्ड क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बस अगर आपने इसको आधा घंटा अच्छे से सुन लिया और मुझे सुना और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको सुना, तो आपको डेफिनेटली अभी पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। क्लियर? तो एक इननेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इननेट यानी कॉन्जेनाइटल, जो जन्म से ही सबको मिलती है, वो इननेट या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी जन्मजात बोलो प्रतिरक्षा होती है, जिसके अंदर बोलो मेनली चार का रोल रहता है। एक स्किन, बोलो त्वचा, हम सब जानते हैं स्किन हमारी बोलो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति होती है, जो एक तरह से हमारा एनाटॉमिकल बैरियर है। क्लियर? क्योंकि हमारी स्किन पर जो एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर की लेयर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, वो डेड होती है। इस वजह से कोई भी माइक्रोब्स यहाँ से एंटर नहीं हो सकता, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। सबको बचपन से, जन्म से मिलती है और इसी हम एनाटॉमिकल बैरियर भी कहते हैं। उसके अलावा लाइसोजाइम जो है हमारे स्लाइवा के अंदर, सीबम के अंदर, टीयर के अंदर ये होता है, जो कि माइक्रोब्स को खत्म करता है। लाइसोजाइम एंजाइम भी हमारी इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। और एसिडिक पीएच जो स्लाइवा में है, स्टोमक में है, वेजाइना में है, ये भी इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। बट ये दोनों फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं। उसके अलावा मैक्रोफेजेज जो है, जिसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, जो कि एक तरह से हमारी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल होती है, वो भी हमारा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले इनेट इम्यूनिटी या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित प्रतिरक्षा, जो आफ्टर बर्थ हमें मिलती है, या एक्टिव या पैसिव किसी भी तरीके से, आर्टिफिशियल या नेचुरल किसी भी तरीके से, जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव के दो टाइप होते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया इननेट और आपको एक्वायर्ड वाला, वो समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं एक्वायर्ड के अंदर, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंटर होगा, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, और हमारा इम्यून सिस्टम उसे फाइट करेगा, और उसके बाद अगर हमें इम्यूनिटी मिलेगी तो वो एक्टिव इम्यूनिटी ही होगी। और अगर हम डायरेक्ट एंटीबॉडी को ही बॉडी में एंटर करा दें तो वो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होगी। क्लियर? जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बोलो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो दो तरह से होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अगर मैं आपसे कहूँ कि बचपन में किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, नेचुरली वायरस बोलो बॉडी में गया और उसके हमारा इम्यून सिस्टम फाइट किया और हमेशा के लिए उसकी एंटीबॉडी या आपको मैं कहूँ प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, तो उसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। क्लियर? और उसके बाद अगर मैंने कहा कि बच्चों को हम वैक्सीनेशन कराते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, जिसके अंदर वेरी एटीन्यूटेड या वेरी वीक फॉर्म बोलो हम माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर वाया इंजेक्शन से बोलो एंटर कराते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है और इम्यून सिस्टम को जीतना ही है, क्योंकि जो हमने एंटर कराया माइक्रोब वो तो बहुत ही वीक, कमज़ोर है। तो इससे हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमने जा कर के इंजेक्शन से बोलो लगवाया है। क्लियर? और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें माइक्रोब्स तो एंटर हुआ है लेकिन वो हमें नहीं पता है वो नेचुरली एंटर हुआ है। तो आई होप आपको एक्टिव के दो टाइप नेचुरल और आर्टिफिशियल उसके एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। उसके बाद हम बात करें पैसिव की, जिसमें मैंने कहा डायरेक्ट एंटर एंटीबॉडी, ओके, जिसके दो टाइप है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आप जानते हैं एक आईजीएम और आईजीजी है। आईजीएम मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और आईजीए जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। ये बोलो नेचुरली मदर से बच्चे को मिलती है। आईजीएम जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और आईजीए फर्स्ट मदर मिल्क जो कोलेस्ट्रम होता है उससे बच्चे को मिलती है। ओके,
ये इम्यूनिटी होती है डायरेक्ट मदर से बच्चे को मिलती है, नेचुरली मिलती है। क्लियर। उसके बाद मैंने आपसे कहा आर्टिफिशियल की बात करें तो ARS एंटी रेबीज सीरम है। किसी को अगर सपोज दैट डॉग ने बाइट कर लिया है, अब वो हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको डेफिनेटली बोलो उसका एंटीडोट या उसकी बोलो ARS ही दिया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई होगी, इम्यूनिटी बनी होगी, जिससे कि उस वायरस को, उस बोलो रेबीज के वायरस को ख़त्म कर सके। तो मेरे कहने का मतलब ARS एंटी रेबीज सीरम है, एंटी विनम है, ये सब के सब जो होते हैं वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले हमने बोलो इननेट और एक्वायर्ड को जाना, एक्वायर्ड के अंदर हमने एक्टिव और पैसिव को जाना, और एक्टिव पैसिव के अंदर हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल को जाना, और उसके एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बेसिकली हमें स्टडी करना होता है एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर। तो आपको मैंने कहा एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में दो तरह की होती है, एक होती CMI, एक होती AMI। CMI का मतलब होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और AMI का मतलब होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो हमारे बोलो टी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाई जाती है, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाई जाती है। एक्चुअली टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट क्या होती है, बोन मेरो की दो सेल होती है, टी सेल और एक बी सेल। बोलो जो टी सेल होती है वो माइग्रेट करके थाइमस में जाकर मैच्योर होकर टी लिम्फोसाइट में बदलती है, और जो बी सेल होती है वो मैच्योर भी बोलो बोन मेरो में ही होती है, इसलिए इसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो बहुत सी बार एग्जाम में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। टी लिम्फोसाइट का मतलब टी का मतलब थाइमस है, और बी लिम्फोसाइट में बी का मतलब बोन मेरो है। ओके। और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है, जिसे ह्यूमरली या द्रव्य बोलो प्रतिरक्षा भी कहते हैं। उसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी 4 सेल का रोल होता है, एक टी हेल्पर सेल, एक टी किलर सेल, एक टी सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल। चारों सेल का अपना रोल होता है। टी हेल्पर सेल जो होती है, जब भी कोई हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर होता है तो टी हेल्पर सेल अपना काम स्टार्ट करती है, जिसके 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम टी किलर को स्टिमुलेट करना, ओके, और उसके बाद बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करना, और इन्फेक्टेड पार्ट पर साइटोकाइनिन्स केमिकल को रिलीज करना, जिससे कि WBC भी अपना काम कर सके। ये टी हेल्पर का काम होता है। टी हेल्पर हमारे इम्यून सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, क्योंकि टी हेल्पर से ही टी किलर और बोलो बी लिम्फोसाइट अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसीलिए HIV वायरस जो है वो जब बॉडी में एंटर होता है और अपनी संख्या जब बढ़ा लेता है तो डे बाय डे टी हेल्पर को ही नष्ट करता है, और टी हेल्पर को नष्ट करने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। ओके। तो टी हेल्पर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद जब टी किलर की बात करें तो टी हेल्पर से जब स्टिमुलेट हो जाती है टी किलर, तो टी किलर एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है, एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती है, जिसका नाम परफोरिन होता है, और ये परफोरिन क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। ओके। उसके साथ साथ इस जो टॉक्सिक जो आपका सब्सटेंस है, केमिकल है, इसका कार्सिनोजेनिक सेल के अगेंस्ट भी वर्क देखा गया है, और ट्रांसप्लांट सेल के अगेंस्ट भी वर्क देखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये हमारे ट्रांसप्लांटेड सेल और कार्सिनोजेनिक सेल के विरुद्ध भी कार्य करती है। उसके बाद अगर हम टी सप्रेसर की देखें तो टी सप्रेसर का नाम से पता चल रहा है कि टी हेल्पर और टी किलर के अपना काम करने के बाद टी सप्रेसर जो है इन दोनों को इनहिबिट करती है, सप्रेस करती है कि अब आप अपना काम कर चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। और मेमोरी सेल जो है उसका नाम से ही पता चल रहा है कि टी किलर के द्वारा किए गए एक एक एनकाउंटर, एक एक बोलो आपका किलिंग जो है उसकी मेमोरी रखती है, ताकि इंफॉर्मेशन का यूज फ्यूचर में किया जा सके। उसके बाद आ जाते हैं AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाई जाती है, और आपको पता होना चाहिए कि बी लिम्फोसाइट टी हेल्पर के द्वारा स्टिमुलेट या इंड्यूस होने के बाद ही अपना कार्य करती है। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो एंटीबॉडी क्या होती है, तो एंटीबॉडी यानी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर ये आपको मैंने हैवी चेन को शो किया है, और आपको मैंने ये जो है बोलो आपको लाइट चेन को शो किया है। क्लियर। और हैवी चेन लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, और ये एंटीजन बोलो बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर ये जो एंटीजन
एंटीजन होती है, बोलो एंटीजन यहाँ पर बोलो आपका फिट हो जाती है, जिसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। तो आपको किसी भी एंटीबॉडी की जो स्पेसिफिक चेन होती है वो हमेशा हैवी चेन होती है, और आपको एंटीबॉडी जो है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीबी कहा जाता है। और हैवी चेन के बेसिस पर ही जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है, आईजी है, उससे 5 टाइप होते हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ये आप बोलो 5 जो है, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, अक्सर एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो ये नाम याद होना चाहिए। नाम कैसे याद कर सकते हैं, मैंने कहा एक बोलो आपको ट्रिक से मैं बता रहा हूँ जिससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी इनके बोलो हाफ लाइफ टाइम में, परसेंटेज के अंदर, सब के अंदर। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है एक बोलो स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा तू बेटा तू बड़ा हो जा, तेरे लिए तो गांव की गोरी लेके आएंगे जो तेरी बहुत अच्छे से केयर करेगी, क्योंकि शहर की लड़कियां अच्छे से केयर नहीं करती है। तो बोलो क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो भी अपने दोस्तों को कहता है कि मेरी शादी तो मेरे गांव, मेरे बोलो पेरेंट्स जो है गांव की गोरी से करेंगे। क्लियर? तो उसके बड़े होने के बाद उसके पेरेंट्स एक गांव की गोरी लेके आते हैं और वो बच्चा जो है बोलो उसके साथ रहता है, और एक दिन दोस्तों के साथ वो जब मिलता है तो उसको दोस्त पूछते हैं कि भाई तेरी गोरी कैसा तेरा ध्यान रख रही है। तो वो बहुत परेशान होकर कहता है कि बोलो वो तो गोरी क्या, वो तो मुझे बहुत परेशान कर दिया है, वो एवरी टाइम मुझे कहती है मुझे घुमाने ले जाओ, और मैं कोई घर में नहीं रहूँगी, मैं गाँव में पहले ही घर में बहुत रही हूँ, तो इस तरह से मुझे परेशान कर दिया है। तो दोस्त उसको मिल करके अपने दोस्त के लिए क्या एक कोटेशन देते हैं कि आई गोरी, आई गोरी, क्लियर, ओके, गम देने वाली। क्लियर? क्या लिखा मैंने? आई गोरी गम देने वाली, आई ओके गोरी। ये तो हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। और यहाँ पर मैंने कहा इसके टाइप होते हैं 5। बोलो 5 कौन से? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। एक्चुअली क्या है, ये सीक्वेंस और नाम याद करने से आपको इनके बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इजी हो जाती है। और ये जो चार्ट है वो क्वेश्चन का खजाना है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं आपको इन सब 5 जो आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई और इन सब के बारे में मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन बहुत ही सटीक तरीके से बता रहा हूँ, बस ध्यान दिएगा। मैंने कहा ये जो 5 मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन लिखी है, बोलो वही हमारी ट्रिक है गम देने वाली, IgGAMDE। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका नाम जो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE कैसे हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एंटीबॉडी जो होती है उसकी जो स्पेसिफिक चेन होती है, जो मेन चेन होती है वो हैवी चेन होती है। तो हैवी चेन के नेम के बेसिस पे इनका नाम है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही देख रहे हैं, हैवी चेन। ओके, तो IgG जो होती है उसकी हैवी चेन गामा चेन होती है, इसीलिए इसका नाम IgG होता है। और IgA जो होती है उसकी हैवी चेन का नाम अल्फा चेन होता है, इसलिए उसे IgA कहते हैं। IgG जो होती है और IgM जो है उसकी जो हैवी चेन है उसका नाम माइक्रो है, और IgD का डेल्टा है, और IgE का इप्सिलॉन है। तो इस तरह से ये हैवी चेन के नाम के बेसिस पे ही ये आए हैं। यानी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इम्यूनोग्लोबुलिन M के अंदर M का मीनिंग क्या है, तो M उसकी हैवी चेन है जिसका नाम माइक्रो चेन होता है, इसीलिए उसे IgM कहा गया है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो मैंने कहा 80%, ये 10 to 15%, ये 5 to 10%, ये 2 to 3%, ये 0.002%। यानी यहाँ पर जो मैंने ट्रिक बताई है गम देने वाली, तो उससे हमें परसेंटेज का आइडिया भी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें हाफ लाइफ टाइम की। ओके, तो जो आई गोरी गम देने वाली, तो GMDE, इससे मुझे पता चल जाएगा इसका 23 डेज, इसका 6 डेज, 5 डेज, 3 डेज और 2 डेज। यानी वही जो हमारी ट्रिक है उसमें डाउनवर्ड हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोलिकुलर वेट। क्लियर दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों के अंदर जो ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो एंटीबॉडी है, इनका मोलिकुलर वेट पूछा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें IgG का, जो 1,46,000 डाल्टन होता है। क्लियर? और जो IgA है उसका 1,70,000 डाल्टन होता है। IgM की बात करें 9,60,000
डाल्टन होता है जो सबसे ज़्यादा है, और ज़्यादा होने का कारण भी अभी मैं आपको बताऊंगा। IgD जो है उसका 1,84,000 है, IgE है उसका 1,88,000 है। तो इस तरह से मैंने आपको इनका मोलिकुलर वेट बताया है। डाल्टन में इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो 1 डाल्टन होता है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 1 डाल्टन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी इनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें डाल्टन में बताया जाता है। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका होता है? तो IgM का होता है। उसका रीज़न है, बोलो इनकी स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो IgG है वो मोनोमर की फॉर्म में रहती है। मोनोमर का मतलब है जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताई है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, उससे मिलकर बनी हुई है। जो IgA है वो डाइमर की फॉर्म में रहती है, यानी जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाई वैसी डबल होगी। ओके, और IgM जो होती है वो पेंटामर होती है, यानी वैसी कितनी होगी? 5 होगी। और IgD और EB मोनोमर होती है। इसका मतलब हुआ कि IgM पेंटामर होने के कारण उसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, 9,60,000। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। और आपको पूछा जाए IgM कैसी होती है, डाइमर, पेंटामर, मोनोमर, तो क्या वह एग्जाम में भूल जाते हैं। तो मैं एक लॉजिक बैकअप बता रहा हूँ। हमेशा बैकअप ध्यान रखने से क्या होता है, अगर आप भूल गए तो आप वापस रिकॉल कर पाएंगे। तो बैकअप क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा आपका एक ही आंसर होना चाहिए, मम्मी पापा। क्लियर? तो इसका मतलब सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका होता है? मम्मी पापा। यानी IgM की बोलो स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? पेंटामर। यानी मम्मी पापा यानी M का पेंटामर ध्यान रहेगा। और एक आपको डाइमर का पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो मोनोमर है। तो आपको मैंने कहा कि जब छोटा बच्चा होता है, जब वो ABCD सीखता है तो वो उसकी एज डायपर वाली एज होती है। तो इसका मतलब A से शुरुआत होती है, तो A से शुरुआत होती है। शुरुआत में कैसी एज होती है? डायपर वाली, यानी डाइमर। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। और अब अगर इन सब पांचों की इंपॉर्टेंस की बात करें जो हर बार एग्जाम में आता है, जो IG जो आपका G है उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करने की पावर रखती है। IgA जो है उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम से बच्चे को प्राप्त होती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट मदर मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो उसका आंसर IgA होगा। और प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता किसमें होती है? IgG के अंदर। उसके बाद IgM की बात करें तो IgM जो है वो ऐसी एंटीबॉडी, ऐसी इम्यूनोग्लोबिन होती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब्स एंटर होता है तो सबसे पहले बनने वाली कौन होती है? IgM। ठीक वैसे ही जैसे आप बोलो छोटे थे, आपको कोई भी बोलो आपका लड़ाई करने आता था, सबसे पहले आपके लिए कौन खड़े होते थे? मदर। और उसके बाद मम्मी पापा। यानी आपको पता होना चाहिए IgM जो है हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रोब्स के एंटर होने पर सबसे पहले जो बनने वाली कौन सी होती है? IgM। और IgD की बात करें तो IgD जो होती है उसे सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन होती है जिसे सरफेस एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, वो IgD होती है जो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे उपस्थित होती है। उसके बाद IgE की बात करें जिसका मोलिकुलर 1,80,000 बोलो 8,000 डाल्टन होता है। और उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो एलर्जी के विरुद्ध कार्य करने वाली होती है। यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है तो IgE उसके ब्लड में बढ़ी हुई मिलती है, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि इस पर्सन को एलर्जी हुई है। तो इसका मतलब हुआ इन पांचों की अपनी इंपॉर्टेंस है। और आई होप मैंने आपको शॉर्ट रैपिड फास्ट तरीके से पूरा आपको एक इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन का है वो मैंने बताने की कोशिश की है। यही चीज़ें मैं ऑफलाइन के अंदर लगभग 4-5 घंटे में पढ़ाता हूँ, जो मैं आपको YouTube पर वेरी शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आपको कंपोज फॉर्म में और बेस्ट तरीके से मैं आपको ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आप इतना भी ध्यान रखोगे तो भी आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में राइट हो जाएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो आपको किसी भी एग्जाम के अंदर ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। ओके दोस्तों।